प्रिय मित्रों, CMPC चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो खास टॉपिक है रेखाएं और कोण है। ये आपके रीट यानी कि 3rd ग्रेड का जो है रीट मेंस का सिलेबस, उसके अंदर मैथ्स में ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर साफ साफ दे रखा है। अब रही बात इस टॉपिक की कि रेखाएं और कोण, हम तो जानते हैं कि इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लगभग हम टॉपिक भी जानते हैं, फिर भी हम इसमें से ऐसी कोई चीज मतलब अछूती नहीं रह जाए, ठीक है, जो पढ़ने से अगर रह नहीं जाए, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और फिर वहाँ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो वो मिस्टेक नहीं हो इसके लिए अपन इसको आज ले लेते हैं। तो देखिए, रेखाएं और कोण से संबंधित, हालांकि मैंने जनरल क्वेश्चन लिखे हैं कुछ इसके अंदर, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं आज आपको इसका जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वो लूँगा। हालांकि आपने पढ़ रखा है, फिर भी इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें हैं जो हायर लेवल पर जाने के बाद भी कुछ छूट जाती है, हम उनको क्लियर नहीं कर पाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए आज अपने को ये वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आप इसको लाइक भी करें और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जो CMPC के नाम से ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले बात करें हम रेखाएं। देखिए, दो चीज़ें ध्यान देना, दो क्या, जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं, एक तो मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने ये ले लिया और तीसरा मैंने ये, 3 चीजें यहां रखी मैंने। ये आपके क्या है, ये आपके रेखाखंड है, आपको पता है, सेगमेंट, ठीक है। ये किरण है जो आपको पता है, और ये क्या है, रेखा, ठीक है, जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ सकती है। ये इनका डिफरेंस। अच्छा, रही बात बिंदु की जिससे ये सब चीजें बनती है, तो बिंदु की L, B और H ये तीनों ही 0 होती है, यानी बिंदु का कोई आकार और आकृति नहीं होती। यूं ये इसको इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर मैं रेखाओं की बात करूं तो सबसे पहली बात आती है जैसे समांतर रेखाएं, दूसरा इसके अंदर तिर्यक छेदी यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, तीसरा इसके अंदर आता है संगामी रेखाएं, और चौथा है लंबवत रेखाएं, और 5वां है वक्र रेखाएं, ठीक है। कोई विशेष बात नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जैसे कोई रेखा है और एक रेखा दूसरी ये है, हमने इसको L नाम दे दिया, इसको M दे दिया। आपको मालूम है इसके अंदर कि L पैरेलल टू M। अब इसके अंदर एक तिर्यक छेदी रेखा की बात करें तो ये आपके तिर्यक छेदी रेखा इसकी PQ हो जाएगी जो इसको तिरछी काटती है, ठीक है। और फिर बात आती है संगामी रेखाएं, ये इसके अंदर हो गया। संगामी रेखाएं का मतलब कुछ रेखाएं ऐसी होती है, मतलब बहुत सारी, जो किसी एक बिंदु पर मिलती है, यानी जो एक बिंदु पर मिलती है वो सारी संगामी रेखाएं होगी। ध्यान रखना, कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं इनको। और लंबवत रेखाएं आप जानते ही हैं, कोई विशेष बात नहीं है, 90 डिग्री पे होगी 2 रेखाएं। और वक्र रेखाएं मतलब वो इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी चलती है, वो वक्र रेखाएं। तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है रेखाओं का जो आप जानते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ मैंने एक पहला क्वेश्चन ले रखा है, आप इसको देखें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है खास तौर से कि 3 असरेखीय बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ये आपका प्रश्न है। देखिए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट से मैं उधर क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, तो आप पूरा ध्यान रखें, इसके अंदर कोई चीज छूटे नहीं, ठीक है ना। तो
आपको मालूम है कि कोई भी रेखा अगर खींचनी है तो उसके लिए दो बिंदु की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और दो बिंदु जरूरत पड़ती है आपको। अगर मान लो n बिंदु है तो n बिंदुओं से हम कुल कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो n बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाएं n इंटू n माइनस 1/2 होगी। ये कैसे? आपने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, मालूम है आपको NC2 ही तो है, आखिर ये है क्या, है ना। तो ये अपने को याद रखना है। एक तो ये वाली बात। तो उस केस में 3 असंरेखीय बिंदु है, तो इससे आपके पहले का जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? 3C2। तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो ये 3, यानी ए वाला ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट है। दूसरी बात, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी समतल में 5 बिंदुओं में से 3 जो है वो कोलिनियर है ना, 3 जो है वो सरेखीय है। तो 5 बिंदुओं को लेकर अपन कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? यहां मामला जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, ये बन जाएगा एक तरह से, मैं इसको NC2 माइनस MC2 प्लस 1 होगा, ठीक है। यानी कि n इंटू n माइनस 1/2 m इंटू m माइनस 1/2 प्लस 1, यानी कि कुल कितने 5 बिंदु है। तो ये 5 इंटू 5 माइनस 1/2, और ये n कितना है? 3 है आपके पास में, 3 दे रखे हैं ना सरेखीय, जो एक ही रेखा में हो, है ना, कोलिनियर। तो ये m की जगह 3, ये 3 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 यानी कि 2, और 2 से 2 कैंसल, 3 प्लस 1 यानी कि 10, माइनस 3 प्लस 1, तो 10 में से 3 गए 7 और 1 8। तो ये आपके डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। तो ये इस तरीके से आपको इसके अंदर कोई बिंदु लेकर के अपन कितने रेखाखंड बना सकते हैं, वो सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला मामला है। और अपने को केवल उसमें नहीं जा करके और अपने को ये दोनों सूत्र याद रख लेने हैं। तो ये इसके अंदर मेन बात आ जाती है। ये तो संरेखीय असंरेखीय बिंदुओं और रेखाओं वाला मामला हुआ। अब इसके अंदर हम चलेंगे कोण की तरफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर कोण की जब बात करें तो सीधी सीधी बात आती है इसके अंदर सबसे पहले पैरेलल लाइंस की, और उस पर उसको कोई एक तिर्यक छेदी रेखा उसको काटे। अब इसके अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूं। देखिए, आप जानते हैं, फिर भी इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें लेकर के आया हूं जो आपके लिए मेरे हिसाब से अछूती रही है, आप उसको ठीक से देखें। मैं इसको बाद में लूं। सबसे पहले मैं बात करूं रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। आपको मालूम होगा कि एक सरल रेखा इस तरीके से है और ये O है, तो यहाँ पर जो कुल कोण 180 डिग्री होता है। और अगर ये इस तरीके से कोई C हो तो यहाँ पर जैसे इसको मैं X कहूँ, इसको Y कहूँ, तो ये दो कोणों का योग आपके 180 होगा, वो लीनियर पेयर है, ठीक है, रेखिक युग्म। ये इसके अंदर समझने वाली बात। दूसरी बात मैं चलूँ रेखिक युग्म के बाद में एक एक चीज ध्यान रखनी आपको। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होगा? जब दो कोणों का योग आपके 90 डिग्री हो। और तीसरा समपूरक कोण, इसके अंदर दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये शर्त अपन जानते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर मैं चौथी बात पे आता हूं इसके अंदर। अब एक एक चीज ध्यान रखें आप। जैसे मैं बात करूं कि
शीर्षाभिमुख कोण। ये कब बनते हैं? जब दो रेखाएं परस्पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती है। ठीक है, जब उस कंडीशन में ये कोण और ये कोण दोनों आमने सामने वाले कोण वो शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ध्यान रखना, दोनों बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, फिर बात आती है संगत कोण। देखिए, अब इसके अंदर जो मैं एक जैसे कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं लेता हूं एकांतर कोण, दूसरा ये इसी में ले लो आप। ठीक है ना, 1, 2 और 3, क्योंकि ये सारी चीजें इसी में आएगी, अपन नया टॉपिक नहीं डाले इसके अंदर। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, ठीक है, और फिर आता है संगत कोण। कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट, ये अल्टरनेट और ये कॉरस्पॉन्डेंस। और कुछ इसी से जुड़ी चीज है ये वाली बात। ये सारी चीजें एक साथ काम करती है, एक ही जगह, एक ही फिगर के अंदर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कैसे क्या है जो मैं आपको बता देता हूं। मैंने जो डायग्राम बना रखा है उसको आपको यूज करना है। यहां आप देखें, यानी कि ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, शीर्षाभिमुख, एकांतर और संगत कोण, जब इनको यूज करो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन है 2 रेखाएं समांतर होनी चाहिए। सीधी सीधी बात, 2 रेखाएं समांतर। तो हमारे पास में यहां मैंने शुरुआत इसी से की है, L पैरेलल टू M। अब यहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये देखिए, ये कोण और ये कोण आमने सामने शीर्षाभिमुख हो गए, ये कोण और ये कोण भी शीर्षाभिमुख हो गए आमने सामने बराबर, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख हो गए, और ये वाले भी शीर्षाभिमुख हो गए, वर्टिकल अपोजिट जो बराबर होते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख वाली बात तो अपन ने यहाँ समझ ली है। ठीक है, अब इसके अंदर हम चलें, देखिए इसी के अंदर एकांतर कोण की बात करें। एकांतर कोण की, एकांतर कोण का मतलब ये हुआ कि जेड शेप, जब कभी जेड शेप बनती है, ठीक है, उस कंडीशन में ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? एकांतर। ठीक है, लेकिन शर्त क्या इसके लिए? शर्त इसके लिए ये AB और ये CD क्या होने चाहिए? ये पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एकांतर कोण मैंने कह दिया, पहले कह दिया कि ये वाली बात इन सब के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण मतलब जेड शेप में। ध्यान से देखो कि ये आपके जेड शेप बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपके एकांतर कोण हो गया। ठीक है, और ध्यान देना, ये आपके जेड है, और ये उल्टा जेड अगर हुआ तो भी ये एकांतर कोण ही होंगे। ठीक है, चाहे ये जेड इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बने, ये वाली शेप, ठीक है, तो भी आपके ये वाला कोण और ये वाला कोण भी एकांतर हो जाएगा। ठीक है, काम तो उल्टा जेड और सीधा जेड जब बने तो ये एकांतर। अब इसके अंदर बात आती है अगली संगत कोण की। ठीक है, तो संगत कोण के लिए इसके अंदर ध्यान देना, एक ही तरफ के कोण, ये कोण और ये कोण दोनों ही संगत कोण है। जितना ये अगर मान लो 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये संगत कोण। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल पे आ गया हूं। ऐसे ही इधर बात करें, इधर वाला, तो आप बताएं ये कोण कितना होगा इस नियम से?
रैखिक युग्म आपको पता है, एक सरल रेखा पर कुल कितना होता है 180। तो ये एक पूरी सरल रेखा है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बन जाएगा 120। ठीक है, अब ये और ये ऊपर ऊपर के दोनों संगत कोण है। ठीक है, तो इधर वाले भी ये 120 120, ये और ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब आप जैसे ही ऊपर वाले संगत कोण थे वैसे ही नीचे वाले भी संगत कोण हो जाएंगे। तो नीचे वाला ये कितना होगा, ये आपके 120 होगा। कैसे, भले लीनियर पेयर से कर लो रैखिक युग्म से, न भले वर्टिकल यानी शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये 120 ये 120 होगा। ठीक है, और ये भी आपके 120 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये 60, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। यानी इस फिगर में मैंने सारी चीजें, ये जो चीजें हैं सब इसके अंदर एक साथ बता दिए। संगत कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण, इन चीजों को इसके अंदर ठीक से समझ लेना है, क्योंकि इस पर खास तौर से इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है। अब इसके अंदर क्या है आगे देखिए, ये जो टॉपिक है अब इसके अंदर साथ में मैं ले रहा हूं। अगला जो प्रश्न जो बनता है वो प्रश्न मैं लूं उसके पहले इसमें कुछ एक आध कोण और रह गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आसन्न कोण, एडजेसेंट। ध्यान देना इसके अंदर दो कोणों का शीर्ष सेम हो। ध्यान देना, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये आपके O A B और ये आपके C। तो यहां पर ये वाला कोण X और इसको अगर नाम दूं Y, तो ये X और Y दोनों आसन्न कोण है। अभी यहां पर परिभाषा पूरी नहीं हुई, ध्यान देना। इसमें एक बात और लिखनी पड़ेगी, इसमें दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ये इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक भुजा इसके अंदर उभयनिष्ठ होगी, ये शर्तें इसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट कोण कहते हैं इसको, आसन्न कोण, जो एक ही शीर्ष से निकलने वाली किरणों से बनता हो। ठीक है, ये आपके आसन्न कोण वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ठीक से, इसकी जो लैंग्वेज है वो दिमाग में रहनी चाहिए कि इसके अंदर क्या बनेगा। ठीक है, ये आसन्न कोण वाला मामला इसके अंदर हो गया। अब इसके अंदर में जो चलूंगा, जो आपका अगला प्रश्न आ रहा है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। मतलब सीधी सीधी बात कि क्योंकि कोण वाला मामला चल रहा है, तो कोण के अंदर डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, हालांकि आप इसको जानते हो कि 60 डिग्री को अपन π/3 लिखते हैं, इसको π/2 लिखते हैं, 90 डिग्री को, ये 30 डिग्री को, ये 120 डिग्री जैसे ही है ना, 120 क्या जो भी अपन पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस जो है, आपको एक सामान्य सूत्र बताता हूं मैं, d π = 180R।
ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। मेरे हिसाब से अब इसमें क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है। डी मतलब डिग्री और 180 आर, आर मतलब रेडियन। आर दे रखा होगा तो डी आ जाएगा और डी दे रखा होगा तो आर आ जाएगा। 9th क्लास के अंदर ये 9th की जो मैथ्स है उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा दे रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट 9th की बुक के अंदर। तो ये आपके डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाली बात एक तो ये, और एक इसी के साथ बात और आती है ये वाली, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, ये जो आपके सर्कल बनता है, इस सर्कल के अंदर जो ध्यान देने वाली बातें हैं, ये आपके त्रिज्या आर है। ठीक है, ये भी आपके त्रिज्या आर है, कोण थीटा है, और ये आपके ए से बी तक का जो चाप है, इसकी लंबाई अगर एल है तो आपके ये थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, ये भी आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे चौथा क्वेश्चन दे रखा है, एक कोण और उसके संपूरक कोण का अनुपात 9 और 11 है। ठीक है, एक कोण दे रखा है तो कुछ नहीं, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, दोनों का अनुपात है, मान लेते हैं अपन कोण 9x और 11x मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है, संपूरक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इन दोनों का योग क्या होगा, बराबर 180, तो ये हो जाएगा 20x बराबर 180। ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ गया, इसके अंदर आपके 11 और 9 20 हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके कैंसल, और x का मान इसमें मतलब ये कितना आ जाएगा 9। तो इससे आपके बड़ा कोण जो है वो 11x है, तो 11 इंटू 9 99 डिग्री। तो ये संपूरक और परिपूरक कोण में कोई अपने पूरक और परिपूरक ध्यान रखना। एक तो देखो ये जो है ना, मैंने बताया आपको परिपूरक और संपूरक, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। इसके अंदर योग 180 होता है और पूरक के अंदर होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, ये आपके कंफ्यूजन, परिपूरक और संपूरक में कंफ्यूजन न हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, इसके अंदर दे क्या रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के, ये वाली भुजा और ये वाली जो है आर्म है, दोनों समांतर है, और इसमें ये 110 डिग्री दे रखा है, ये 120 दे रखा है, और ये वाला कोण x है। अब ये पूछता है कि x का मान क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है अपने को, यहाँ ऊपर वाली जो है इसके समांतर अपन एक रेखा और बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये समांतर बनाएंगे तो यहाँ इसको बोलिए आप आगे बढ़ा दें इस तरीके से। ठीक है, और चाहे तो इसको बढ़ा दें आगे, तो ये आपके अगर 110 हुआ तो आपको मालूम है कि ये पूरा जो है वो भी 110 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे इसके अंदर जो है ये 110 है, आप इसको इधर बढ़ा दें तो ये आपके कितना हो गया, 180 में से माइनस कर लो तो ये कितने हो जाएगा, 70 डिग्री। अब ये 70 हुआ तो ये आपके कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक इसी तरीके से आप इसको इधर बढ़ा लें तो ये आपके कितना हो गया, 60, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। बस हमारा सारा काम ही खत्म। क्या बन जाएगा, ये रैखिक युग्म बन गया, x प्लस 70 प्लस 60 बराबर 180। तो ये x प्लस 7 और 6 13, 180 मतलब x बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा हल्का सा चेंज होते ही हमें इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसने एक अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है ये, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ इसने दे रखा है, देखिए ये जो शेप है ये इस तरीके से बना दी, ये और ये समांतर ही है,
ध्यान रखना। और इसने जो दिया है ये वाला दे रखा 140 और ये दे रखा इसने 110 डिग्री, और इसके लिए कहा कि ये x है। ठीक है, आप कुछ भी नाम डाल दो जिसको A और O, A, B और C, D। ठीक है, ये जो आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसके अंदर भी सेम वही बात, आपके AB पैरेलल टू CD है। अब हमें x निकालना है, सेम वही तरीका, काम कुछ नहीं है हमारे को, सेम इस तरीके से आप इनको आप आगे बढ़ा लें। ठीक है, और इसको भी आप इस तरीके से आगे बढ़ा लें। ठीक है, और इसके पैरेलल यहाँ से आप एक लाइन और ले लें। जैसे आप ये लाइन लेंगे पैरेलल, ये 140 है, तो आपके थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये 140 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40, और ये 110 है, तो ये कितना हो गया 70। ठीक है, अब ये 70 हो गया, तो आपको मालूम है कि ये वाला भी 70 हो जाएगा, और ये 70 है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो बच रहा है ये वाला कितना हो जाएगा 40। लो, हमारा x का मान आ गया कितना 40 प्लस 70, तो ये x बराबर 110 डिग्री इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ऐसा, अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहूँगा, जिस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है जो मतलब उस हमेशा वो क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके दो लाइंस हैं इस तरीके से, L और M नाम दे दें इनको, और इसमें एक तिर्यक छेदी रेखा यानी कि प्रतिच्छेद रेखा PQ हो। वो क्या करता है? वो कहता है कि जैसे इसको नाम दे दिया आपने, इस पॉइंट को आपने A और इसको B, आपने इस कोण का समद्विभाजक किया, अर्धक। ठीक है, और इसका भी आपने किया अर्धक। ध्यान देना, ये पूछता है, इसको नाम दे दिया इसने, जैसे मान लो O, ये पूछता है कि ये AO इस कोण का अर्धक है और B कोण का अर्धक BO है ये, तो ये पूछता है कि एंगल AOB कितना होगा। ध्यान देना, ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, चाहे वो इधर से करो चाहे इधर से करो, बहुत सावधानी बरतनी। ठीक है, ये चीज वो इधर से भी ले सकता है, ये यहां से अगर इस तरीके से इसका अर्धक करो, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसका भी अर्धक करो ये, ठीक है, तो यहां पर ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। जब कभी अर्धक की बात करें तो हमेशा ये 90 डिग्री होते हैं, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। बाकी तो जनरल क्वेश्चन बस इस पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन इसमें जाते नहीं हैं। ले दे करके ये एक ही कॉन्सेप्ट है, बस ऊपर नीचे करके। तो मेरे हिसाब से रेखा और कोण से संबंधित जो जानकारी हमें होनी चाहिए, देखिए मतलब मेन बात क्या है, चाहे हम एग्जाम कोई सा भी दें, हमारे पास जो कंटेंट होता है, जो टॉपिक होता है सिलेबस में, हम उस टॉपिक को बिल्कुल सहज वे में लेके चलते हैं, और उसी का परिणाम है कि हम क्वेश्चन एग्जाम में जाकर के उस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। हम पूरी तरह से क्वेश्चन के बारे में परिचित हैं, पूरे फिगर के बारे में परिचित हैं, लेकिन फिर वहाँ मिस्टेक हो जाती है। तो हमें किसी भी चीज़ को सहज लेके नहीं चलना चाहिए। हाँ,
कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन सहज वे में अपने को नहीं रहना होगा। तो बस ये रेखाएं और कोण से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। आपके इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, उनको ऑब्जर्व किया है, चाहे एलडीसी हुआ, चाहे रीट हुआ, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हुआ, जहाँ जहाँ ये टॉपिक सिलेबस में था उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन थे, इससे कहीं बाहर नहीं थे। इसलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समांतर रेखा, तिर्यक रेखा किस तरीके से काटती है, कहाँ एकांतर बनता है, कहाँ शीर्षाभिमुख बनता है, कहाँ लीनियर पेयर बनता है, एक क्विक डिसीजन, ठीक है ना, वो हमारे इसमें तुरंत आ जाना चाहिए। तो ये आपके आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा टॉपिक था, मैं इसको छोड़ने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको ले लेता हूँ, ठीक रहेगा, ताकि कोई चीज़ छूट नहीं जाए। इसलिए बाकी आप सभी जानते हैं मैं इसको पूरा लेकर के मैं आज यहाँ अलग से इसका एक वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन मैंने कहा ठीक रहेगा कि कोई चीज़ छूट नहीं जाए, तो उससे आपके कन्फ्यूज़न होगा तो उसमें निकल जाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर करें, और साथ ही आप जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें अपनी क्वेरीज के लिए, और जो CMPC यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो है मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके लिए लगातार काम करता रहूं और ज़्यादा एनर्जी के साथ। तो हम एक बार फिर से इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो तक फिर से मिलते हैं। थैंक्स।